बहुत समय पहले रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक नौजवान लड़का रोशन शहर से पढ़कर आया था। उसने जब गांव के बच्चों को खेतों में काम करते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। बच्चों इधर आओ, तुम लोग यहाँ खेतों में काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या? नहीं भैया, हमारे गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, इसीलिए प्रधान जी के खेतों में काम करते हैं और अपने माँ बाप की मदद करते हैं। लेकिन अगर तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो एक दिन तुम में से भी कोई इस गांव का प्रधान बन सकता है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला प्रधान कैसे बन सकते हैं? बच्चों, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। एक गांव का प्रधान बनना बहुत छोटी बात है। तुम में से कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। रोशन बच्चों को समझा रहा था, लेकिन दूर से प्रधान जी का एक खास आदमी, जो कि उसका मुनीम था, वो सब कुछ सुन रहा था और भागकर प्रधान जी के पास पहुंच गया। प्रधान जी, वो गिरधारी का बेटा रोशन शहर से पढ़ाई करके गांव आ गया है। अरे तो मैं क्या करूं? उसके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाऊं क्या? लेकिन प्रधान जी, दिक्कत वाली बात यह है कि रोशन आपके खेतों में काम कर रहे बच्चों को भड़का रहा था आपके खिलाफ। मुनीम के इतना बोलते ही प्रधान खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शाम होते ही प्रधान अपने कुछ आदमियों के साथ सीधा गिरधारी के घर पहुंच गया। अरे गिरधारी, अरे घर में हो क्या? देखो, तुमसे मिलने प्रधान जी आए हैं। इतना सुनते ही गिरधारी अपने घर के बाहर आ गया और प्रधान जी के सामने हाथ जोड़ने लगा। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे प्रधान जी। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे सुशील, अरे प्रधान जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। गिरधारी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुनीम जी ने बताया कि तुम्हारा बेटा गांव के बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। प्रधान जी, भला मेरे बेटे को क्या मिलेगा गांव के बच्चों को भड़का कर आपके खिलाफ? आप अपने बेटे को बुलाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कहीं बाहर से उसका बेटा रोशन घर आ गया। प्रधान जी को देख वो थोड़ा हैरान रह गया। अरे प्रधान जी, आप अभी तक इस गांव के प्रधान हो। जब मैं छोटा था तब भी आप ही इस गांव के प्रधान थे और आज भी आप ही हैं। लगता है गांव में कोई आपके काबिल नहीं बन पाया आज तक। गांव को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। वैसे ये बताओ, तुम गांव के बच्चों को क्यों भड़का रहे थे? रोशन ने मुनीम जी की तरफ देखा और वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा और समझदार तो था ही। मुनीम जी का चेहरा देखकर मैं सब कुछ समझ गया प्रधान जी। पहली बात तो यह है कि मैं किसी को नहीं भड़का रहा था। मैं तो बच्चों को यह बता रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में काम करने की बजाय पढ़ाई लिखाई करो, ताकि बड़े होकर तुम भी प्रधान जी की तरह अपना नाम रोशन कर पाओ। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? तुम्हारी बात सही है बेटे, लेकिन इस गांव में जब स्कूल ही नहीं है और दूर दूर तक भी कोई स्कूल नहीं है तो बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे? तो इस गांव में स्कूल बनवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। प्रधान आप है, मैं नहीं। शहर जाकर पढ़ लिख क्या गए हैं? तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। आपके इस गुस्से भरे चेहरे से मुझे एक और बात समझ में आ गई। आप मन ही मन ये सोच रहे हैं कि अगर इस गांव के बच्चे पढ़ लिख गए तो आपके घराने से गांव की प्रधानी चली जाएगी, फिर आपकी जगह कोई दूसरा प्रधान बन जाएगा। पर आप फिक्र मत कीजिए, अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो प्रधान जैसी छोटी चीज मैं इन्हें बनाऊंगा ही नहीं। मैं तो इन्हें प्रधानमंत्री तक का सपना दिखाऊंगा। प्रधान आप ही बने रहेंगे, फिक्र मत कीजिए। देख रहे हो गिरधारी, ये कैसे मुझसे जबान लड़ा रहा है? प्रधान जी, वो जबान कहाँ लड़ा रहा है, वो तो बस आपकी बातों का जवाब दे रहा है। मेरा बेटा तो आपसे मिलने गया नहीं था, आप ही उससे मिलने आए हैं। चलो मुनीम जी, आज के बाद गिरधारी के घर पर कोई मदद नहीं की जाएगी। रात में रोशन अपने माता पिता के साथ बातचीत कर रहा था। माँ, बाबूजी, आज के जमाने में भी अगर इन बच्चों को पढ़ाया ना गया ना तो ये गांव पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। ना ही यहाँ पर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं और ना ही कोई बच्चा, तो कोई किसी से तर्क नहीं कर पाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस प्रधान की गुलामी ही करती रहेंगी। कल से मैं इन सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। अगले दिन रोशन एक पीपल के पेड़ के नीचे गांव के सभी बच्चों को पढ़ाने लगा। पहले दिन रोशन ने सभी बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया। मैं आप सभी माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि अगर काम करना है तो आप लोग कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए। अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो आप सभी का जीवन सुधर जाएगा। अगर ये बच्चे काम करते रहे तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर यही करते रहेंगे। सभी बच्चों के माता पिता को बहुत खुशी हुई। बेटा, अगर तुम शहर से पढ़ाई करके ना आते तो हमारे अंदर ये समझ कभी नहीं आती। आज से हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं इन सभी गांव के बच्चों को इसी पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगा और किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा। जब ये लोग बड़े होकर कामयाब हो जाएंगे तो जो मुझे लेना होगा मैं ले लूंगा।
रोशन का कॉन्फिडेंस देखकर सभी माता पिता के अंदर भी कॉन्फिडेंस भर गया। रोशन सभी बच्चों को इस पेड़ के नीचे पढ़ाने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में प्रधान के आदमियों ने उसे वहां पढ़ाने पर रोक लगा दी। देखो, ये जमीन सरकार की है, समझे? यहाँ तुम अपना स्कूल नहीं चला सकते। आपका ये डर देखकर अच्छा लगा प्रधान जी। आपको यही डर है ना कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, आपकी राजनीति बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं कोई और जुगाड़ देखता हूँ। अगले दिन से उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा था। इन गवारों को अगर पढ़ने दिया तो ये सब मेरे सर पर मूतेंगे एक दिन। रोशन का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो स्कूल बना सके। रोशन अपने भुट्टे के खेतों में बैठा था, उसमें से एक परी निकल आई। कौन है आप? मैं इस गांव के प्रधान की पत्नी हूँ। मैं भी प्रधान की तरह गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत थी। इसलिए भगवान ने मुझे भुट्टा बनने का श्राप दे दिया और प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने मुझसे कहा कि जब कोई ऐसा इंसान तुम्हें टच करेगा जो इस गांव का भला चाहता हो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी और उसके बाद तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम्हारे पिता द्वारा बीज डालने के बाद ही मैं भुट्टा बनी थी, इसीलिए वो मेरे भी पिता हुए। जो भी तुम गांव वालों के लिए करना चाहते हो मैं सब जानती हूँ। इस बार इस खेत के सभी भुट्टों को तुम बेचोगे नहीं, बल्कि इन्हीं भुट्टों से एक स्कूल बनाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले के लोग घास फूस और लकड़ियों से ही झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, तो इन भुट्टों से तुम स्कूल क्यों नहीं बना सकते? पहले स्कूल बनाओ, उसके बाद मेरा चमत्कार देखना। रोशन उसी रात में रात भर भुट्टों से स्कूल बनाता रहा। सुबह के करीब 4 बजे रोशन के खेत में एक बहुत बड़ा स्कूल बनकर तैयार हो गया, जो कि सोने की तरह चमक रहा था। अगले दिन से ही रोशन सभी बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाने लगा। उस स्कूल को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। मुनीम जी, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। इसने भुट्टों का स्कूल बनाया है। इसे तो 2 मिनट में गिराया जा सकता है। जाओ, 1 घंटे में पूरा स्कूल गिरा कर आओ। मुनीम अपने आदमियों को लेकर जैसे ही स्कूल को गिराने लगा, मैं प्रधान की पत्नी हूँ, लेकिन अब मैं परी बन चुकी हूँ। अगर इस स्कूल को किसी ने भी गिराने के मकसद से किलोमीटर के दायरे में भी आया, तो उसे इतनी तेज करंट लगेगा कि वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए इस स्कूल से दूर ही रहना सब लोग। तो अब सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे। अब वो सब खुशी खुशी रहते हैं। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था, और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते। खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए। भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की
और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी। पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया? पिंकी के बाबा ठीक तो हैं? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है। मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था। यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ, और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ, अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिद सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है,
तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज हैं। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।